हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेरिया करंट कंसेप्ट 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 16 से 31 मई 2024 का करंट अफेयर्स है। ये फुल डिटेल्स में करंट कंसेप्ट। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024। हाल ही में नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य विश्व में हरित हाइड्रोजन तकनीक एवं ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। मुख्य बिंदु: इस सम्मेलन में भारत ने स्वयं का मंडप स्थापित किया है। भारत मंडप नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया, जो शिखर सम्मेलन के सबसे बड़े मंडपों में से एक है। दुनिया भर में लगभग 15,000 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह शिखर सम्मेलन भारतीय उद्योग को विश्व भर की कंपनियों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रयास। भारत ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय के साथ अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। भारत ने वर्ष 2030 के अंत तक 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने इस्पात, परिवहन, गतिशीलता और शिपिंग क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए योजना दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। भारत में नवाचार और हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर की शुरुआत की है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो मिशन और भारत में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी के लिए वन स्टॉप के रूप में काम करेगा। भारत का शीर्ष व्यापार साझेदार चीन। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में चीन से आयात $100 बिलियन से अधिक हो जाने के साथ चीन 2 साल के अंतराल के बाद अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारी देश बन गया है। वित्त वर्ष 2024 में चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार कुल 118.4 बिलियन डॉलर होगा, जिसमें आयात 3.24% बढ़कर 101.7 बिलियन डॉलर और निर्यात 8.7% बढ़कर 16.67 बिलियन डॉलर हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2024 में कुल व्यापार 118.3 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें भारतीय निर्यात 1.32% घटकर 77% बिलियन डॉलर और आयात 20% घटकर 40.8 बिलियन डॉलर रह गया है। भारत का चीन पर निर्भरता। भारत ने 4.2 बिलियन डॉलर के टेलीकॉम और स्मार्टफोन प्रोडक्ट्स का आयात किया, जो इस श्रेणी में कुल आयात का 44% है, जो चीनी घटकों पर महत्वपूर्ण निर्भरता को दर्शाता है। चीन से लैपटॉप और PC का आयात कुल 3.8 बिलियन डॉलर रहा, जो इस क्षेत्र में भारत के आयात का 77.7% है। भारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरियों का आयात मुख्य रूप से चीन से 2.2 बिलियन डॉलर का था, जो ऐसे आयात का 75% था। भारत की पहल। भारत ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, PLI, एंटी डंपिंग शुल्कों और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के माध्यम से चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। चाबहार बंदरगाह समझौता। हाल ही में भारत और चेन्नई ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ईरान में बंदरगाह के लिए सहयोग की सामान्य रूपरेखा पर हस्ताक्षर करने के 8 वर्ष बाद हुआ। मुख्य बिंदु: यह समझौता इंडिया पोर्ट ग्लोबल
लिमिटेड IPGL और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच किया गया। इस महत्वपूर्ण समझौते के बाद ईरान का चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में है। ईरान का चाबहार बंदरगाह अगले 10 वर्षों के लिए भारत का हो गया है। ईरान के साथ दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना मध्य एशिया और उससे आगे के लिए भारत की रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि का हिस्सा है। इसका महत्व: दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे तथा अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में चाबहार का महत्व भी उजागर होता है। ईरान में चाबहार के शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के माध्यम से INSTC एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कॉरिडोर का उपयोग करके 2 बाजारों को जोड़ेगा, जिससे लॉजिस्टिक लागत युक्तिसंग होगी, जो दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार की मात्रा में योगदान देगा। यह बंदरगाह पारंपरिक सिल्क रूट के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। चाबहार बंदरगाह समृद्ध मध्य एशियाई क्षेत्र को दक्षिण एशियाई बाजारों से जोड़ता है। यह संपर्क भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाते हुए निवेश को भी आगे बढ़ाएगा। यह मध्य एशियाई क्षेत्र की पारगमन और परिवहन संभावना को भी विकसित करेगा और लॉजिस्टिक नेटवर्क में सुधार करेगा। CAA के तहत 300 से अधिक लोग भारतीय नागरिक बने। हाल ही में नए अधिसूचित नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत 300 से अधिक लोगों को भारतीय नागरिकता मिली है। नागरिकता संशोधन अधिनियम: यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम बहुल देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्रता प्रदान करता है। सरकार का पक्ष है कि 3 मुस्लिम बहुल देशों में वहाँ की अल्पसंख्यक समुदायों 6 धार्मिक को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, इसलिए उन्हें आश्रय प्रदान करना भारत की नैतिक दायित्व है। इसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। संशोधन के तहत इन समुदायों के लिए प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु निवास की आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। नागरिकता संशोधन नियम 2024 आवेदकों को भारतीय नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अपने मूल देश धर्म भारत में प्रवेश की तिथि और एक भारतीय भाषा का ज्ञान साबित करना होगा। जनगणना कार्य निदेशक की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति को नागरिकता प्रदान करने का अंतिम अधिकार दिया गया है, जबकि आवेदनों की जांच डाक विभाग के अधिकारियों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति DLC द्वारा की जाएगी। इसकी चुनौतियां: दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली के शाहीन बाग सहित देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। देश के अनेक स्थानों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। विपक्षी दलों के द्वारा इसे भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया गया। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024: हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय UNODC द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की गई। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं: 2015 से 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थीं। रिपोर्ट आधिकारिक डेटा 2015 से 21 के दौरान 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार का दस्तावेजीकरण करता है, जिसने लगभग
पौधों और जानवरों की प्रजातियों को प्रभावित किया, जिनमें से 3250 CITES परिशिष्ट में सूचीबद्ध है। पशु प्रजातियों का अवैध वन्यजीव व्यापार बाजार: गैंडे के सींग 29%, पेंगोलिन के शल्क 28%, हाथी दांत 15%। पादप प्रजातियों का अवैध व्यापार बाजार: देवदार 47%, शीशम 35%, अगरवुड 13%। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट: विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, 2020 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन में सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों में अवैध व्यापार की प्रवृत्तियों पर अद्यतन ध्यान केंद्रित करती है। यह वन्यजीव अपराध से होने वाले नुकसान और प्रभावों का एक व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत करता है, वन्यजीव तस्करी की प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाले कारकों की जांच करता है और वन्यजीव अपराध को हल करने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपी की प्रभावशीलता के बारे में वर्तमान ज्ञान का जायजा लेता है। फॉर्म 17C और मतदान डेटा: भारत के निर्वाचन आयोग ECI की ओर से अंतिम मतदाता मतदान डेटा अपलोड करने में देरी और कम मतदान का मुद्दा चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान प्रमुखता से उभरा है। पृष्ठभूमि: सुप्रीम कोर्ट NGO ADR की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें भारत के निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के वोटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटे के भीतर मतदान केंद्रों पर मतदाता मतदान के आंकड़े जारी करने की मांग की गई है। NGO ने मतदान के बाद ECI द्वारा जारी प्रारंभिक मतदाता मतदान आंकड़ों और बाद में प्रकाशित अंतिम प्रतिशत के बीच महत्वपूर्ण अंतर को भी उजागर किया। ECI की प्रतिक्रिया: भारतीय निर्वाचन आयोग ECI ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि फॉर्म 17C दर्ज मतों का लेखा जोखा उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराने का कोई कानूनी आदेश नहीं है। फॉर्म 17C डेटा के खुलासे से मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा हो सकता है। आंकड़ों के संबंध में प्रारंभिक संख्या एक प्रारंभिक अनुमान के साथ उच्च अंतिम आंकड़ा केवल इस तथ्य के कारण है कि अद्यतन डेटा देर से भेजते हैं। फॉर्म 17C के चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर दर्ज किए गए मतों का लेखा जोखा होता है। मतदान समाप्त होने के बाद इसे मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें निम्नलिखित शामिल है: EVM पहचान संख्या, प्रति EVM दर्ज कुल मतों की संख्या, मतदान केंद्र पर कुल निर्वाचकों एवं मतदाताओं की संख्या, मतदान के लिए अनुमति न दिए गए मतदाताओं की संख्या। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह फॉर्म महत्वपूर्ण है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024: विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 39वें स्थान पर पहुंच गई है। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग है 39वें स्थान पर आ गया है तथा वैश्विक पर्यटन गतिविधियां भी महामारी से पूर्व के स्तर पर लौट रही है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं: इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, जबकि दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत सर्वोच्च स्थान पर है। भारत की नई रैंकिंग 2021 के सूचकांक में उसके 54वें स्थान से उल्लेखनीय सुधार है। भारत उच्च मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता 18वां प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिस्पर्धी हवाई परिवहन के लिए 26वां स्थान, प्राकृतिक संसाधनों में 6वें, सांस्कृतिक संसाधनों में 9वें स्थान पर है। देश का समग्र यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक
TTDI स्कोर 2019 के स्तर पर 2.1% कम है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, यह सूचकांक का दूसरा संस्करण है जो विश्व आर्थिक मंच और यूनाइटेड किंगडम के सरे विश्वविद्यालय के सहयोग से संकलित किया गया है। TTDI 2024 में विभिन्न कारकों और नीतियों के आधार पर 119 देशों के यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों को कवर किया गया है। इसकी चुनौतियाँ, समग्र सुधार के बावजूद 2024 में भारत का TTI स्कोर 2019 की तुलना में 2.1% कम है, जो वैश्विक मुद्रास्फीति और आपूर्ति के मुद्दों से प्रभावित है। हवाई परिवहन और पर्यटन सेवाएं 2019 के स्तर का पूरी तरह से वापस नहीं आ पाई है। मालदीव भारत की रुपे सेवा शुरू करेगा। मालदीव भारत की रुपे भुगतान प्रणाली शुरू करने जा रहा है। मालदीव जो है भारत की रुपे भुगतान प्रणाली शुरू करने जा रहा है। इस कदम से मालदीवियन रुपया को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसका महत्व, इस रणनीति का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और क्षेत्रीय वित्तीय एकीकरण में सुधार करना है। रुपे को स्वीकार करने से इसकी वैश्विक स्वीकार्यता में वृद्धि होगी। यह भारतीय व्यवसायों के लिए एक नए बाजार के रूप में अवसर प्रदान करता है। रुपे भारत में पहला वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क है। रुपे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI का एक उत्पाद है जो देश में खुदरा भुगतान को संचालित करने वाला एक प्रमुख संगठन है। इसे NPCI द्वारा मार्च 2012 में लॉन्च किया गया था। रुपे सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को सक्षम बनाता है। इसे भारत में ATM, पॉइंट ऑफ सेल POS डिवाइस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में रुपे को भूटान, नेपाल, मॉरिशस, UAE और सिंगापुर सहित कई देशों में स्वीकार किया जाता है। भूटान, नेपाल, मॉरिशस और UAE और सिंगापुर सहित कई देशों में भी स्वीकार किया जाता है। चक्रवात रेमल, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात रेमल नामक संभावित गंभीर चक्रवाती तूफान के लिए चेतावनी जारी की है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों को प्रभावित कर सकता है। इसका मुख्य बिंदु, चक्रवात रेमल उत्तरी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। रेमल जो है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। रेमल नाम ओमान के द्वारा रखा गया था। अरबी में इसका अर्थ रेत होता है। उत्तरदायी कारक 28 से 29 डिग्री C गर्म समुद्री सतह का तापमान समुद्र की सतह का गर्म तापमान तूफान प्रणाली के विकास के लिए आवश्यक गर्मी और नमी प्रदान करता है। कम ऊर्ध्वाधर कतरनी पवन, निम्न ऊर्ध्वाधर कतरनी पवन जो चक्रवात के आसपास के क्षेत्र में ऊपर की ओर गतिशील हवाएं होती है, चक्रवात की ऊपर संरचना को बाधित नहीं करती है। चक्रवात वायु प्रणाली है जो कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र के चारों ओर घूमती है। अंदर की ओर घूमने वाली सर्पिलाकार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमती है। चक्रवात निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, गर्म महासागरीय जल, आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए समुद्र की सतह का तापमान जो है 27 से 29 डिग्री C होनी चाहिए। चक्रवाती भंवर के निर्माण के लिए कॉरियोलिस प्रभाव की उपस्थिति, कम ऊर्ध्वाधर पवन कतरनी, वायुमंडलीय अस्थिरता समुद्र से उठने वाली गर्म नम हवा तूफानों के निर्माण को बढ़ाती है।
भारत के परमाणु परीक्षण के 50 वर्ष पूर्व 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। पोखरण में भारत जो है पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका कोड नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इसके साथ ही भारत परमाणु क्षमता वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो गया था। नोट: इस परीक्षण के भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य के अलावा परमाणु परीक्षण करने वाला पहला देश बन गया। वर्ष 1998 में भारत ने ऑपरेशन शक्ति कोड नाम से पोखरण में पुनः परमाणु परीक्षण किया। उत्तरदायित्व कारक: 1960 के दशक के बाद नेतृत्व में हुए बदलावों और चीन तथा पाकिस्तान के साथ संघर्षों ने भारत के परमाणु क्षमता हासिल करने के फैसले को प्रभावित किया। 1964 में चीन के परमाणु परीक्षणों ने भी इनमें भूमिका निभाई। भारत ने एनपीटी को अपने जैसे गैर परमाणु राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण माना। परमाणु परीक्षण का प्रभाव: वैश्विक आलोचना: परीक्षणों के बाद भारत को अमेरिका सहित विभिन्न देशों की आलोचना और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने 1978 ईस्वी परमाणु अप्रसार अधिनियम पारित कर भारत को दी जाने वाली परमाणु सहायता रोक दी। कूटनीति: भारत के परमाणु परीक्षणों ने उसी रक्षा और विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया। भारत का परमाणु सिद्धांत: भारत किसी संघर्ष में पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा, किंतु यदि उस पर ऐसे हथियारों से हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई करेगा। विश्वसनीय न्यूनतम निवारण: भारत परमाणु हमले को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में परमाणु हथियार बनाए रखेगा। गैर परमाणु हथियार वाले देशों के विरुद्ध हथियारों का प्रयोग न करना। भारत अंततः परमाणु हथियारों के वैश्विक निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है तथा परमाणु शस्त्रागारों को कम करने और समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है। बिम्स्टेक चार्ट लागू हुआ। बहुक्षेत्रीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक का चार्टर 20 मई 2024 को लागू हुआ। 30 मार्च 2022 को कोलंबो, श्रीलंका में वर्चुअल रूप से आयोजित 5वें शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार द्वारा चार्ट हस्ताक्षर किए गए थे। इसका महत्व: चार्टर को अपनाने से संगठन को एक कानूनी व्यक्तिगत प्राप्त हो गया। यह बाहरी भागीदारी पर्यवेक्षकों और नए सदस्यों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। चार्टर के लागू होने से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सार्थक सहयोग और गहन एकीकरण के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा उपलब्ध होगा। बिम्स्टेक 1997 में गठित बिम्स्टेक और बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और भारत। बिम्स्टेक में जो है 7 सदस्य देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और भारत। इसका उद्देश्य: बिम्स्टेक का उद्देश्य क्षेत्रीय संसाधनों और भौगोलिक लाभों का उपयोग करके आपसी सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को गति देकर वैश्वीकरण के हमले का मुकाबला करना है। इसका महत्व: विश्व की लगभग 22% जनसंख्या, संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद लगभग $3.8 ट्रिलियन, विश्व का 1/4 व्यापारिक माल प्रति वर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है।